नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आदि शंकर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। और आज हम जिस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है कारक। आप मध्य प्रदेश के किसी भी एग्ज़ाम में आप फाइट करें, वनडे एग्ज़ाम हो चाहे एमपीपीएससी की अगर आप बात करते हो, कारक इसलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। पहली चीज़ कि भाषा की समझ, लिंग वचन का प्रयोग यदि हमें सही तरीके से करना है, अन्वय सही तरीके से, तभी हो सकता है जब आप कारक की समझ रखते हैं। अर्थात यदि आपको कारक की समझ है तो आप भाषा में अच्छे तरीके से वाक्यों को बना सकते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कारक के लिए। दूसरा जो मुख्य बिंदु यह हो जाता है कि और भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे जब आप समास पढ़ते हो तो तत्पुरुष समास का मुख्य बिंदु जो है, यदि आप लुप्त कारक चिन्ह के आधार पर जो पूछा जाता है अधिकतर परीक्षा के दृष्टिकोण से, तो वह कारक पर ही निर्भर करता है। तो कारक को हमें समझना होगा कि किस तरीके से कारक भाषा में प्रयोग में लाए जाते हैं या इसका हिंदी व्याकरण में क्या स्थान है। आपने जब संस्कृत के पुराने श्लोक अगर आपने पढ़े होंगे, संस्कृत में जब जाएंगे तो कई बार देखा होगा कि शब्दों के बीच में कारक चिन्हों का प्रयोग कम देखने को मिलता है ना। और जब मिलता है तो संयुक्त रूप से देखने को मिलता है। संयुक्त रूप से जैसे मैंने लिखा अधिष्ठानम, तो अधिष्ठानम का मतलब क्या होता है? अधिष्ठान को, तो माँ जो लिखा हुआ है वह कर्म कारक विभक्ति हुआ करती थी। उसी प्रकार से जैसे आपने पढ़ा होगा बालकः बालकौ बालका, हिंदी में ऐसा नहीं है, हिंदी में इसका रूप बदल चुका है। तो चलिए हम कारक की चर्चा करते हैं। कारक क्या है, सबसे पहले इनको हम समझते हैं। यदि मैं एक शब्द में कहूँ कि आप किसी भी वाक्य में जब शब्दों को पिरोते हैं तो उसके साथ में कारक का प्रयोग करते हैं। क्यों? हर शब्द क्रिया से किसी न किसी रूप से जुड़ा होता है, संबंध रखता है, और वह सीधा संबंध बताने का काम जो करता है उसे हम क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। उसे हम क्या कह देते हैं? कारक कहते हैं। अर्थात किसी वाक्य में उपस्थित संज्ञा अथवा सर्वनाम का सीधा संबंध किससे बताया जाए? किससे बताया जाए? क्रिया से बताया जाए, उसे ही हम कारक कहते हैं। उदाहरण के रूप में देखिए, जैसे यहां लिखा है हे राम, ये है हे राम, तुमने लंका में हनुमान के साथ अयोध्या से आकर सीता के लिए धनुष से रावण को मारा, तुम धन्य हो। अब देखिए यहां पर जो प्रधान क्रिया है वह क्या है? मारा। कौन सी क्रिया है? मारने की क्रिया है। तो हम ध्यान से देखेंगे तो हमें यह शब्द मिलता है मारा। यह क्या है? क्रिया है। यह कौन सा शब्द है? यह क्रिया शब्द है। अब आप जैसे ही पूछेंगे कि राम क्या है, तो यह क्या है? एक राम संज्ञा शब्द है। राम कैसा शब्द है? संज्ञा है। आपने संज्ञा कहा। तुमने, तो तुम क्या है? सर्वनाम है। सर्वनाम है। लंका क्या है? संज्ञा है। हनुमान क्या है? संज्ञा है। फिर उसके बाद अयोध्या क्या है? संज्ञा है, संज्ञा शब्द है। फिर सीता क्या है? संज्ञा शब्द है। उसके बाद धनुष क्या है? संज्ञा शब्द है। रावण क्या है? संज्ञा शब्द है। ठीक, तो हमारे पास कितनी संज्ञा? एक संज्ञा, एक सर्वनाम, फिर संज्ञा, 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 ठीक है, संज्ञा, संज्ञा, हमें संज्ञा मिल गई। अब कैसे संबंध है? मैंने कहा क्रिया से प्रश्न किया। क्या किया? क्वेश्चन करते हैं हम क्रिया से। किसने मारा? तुमने। तो तुमने किसने? राम ने। फिर कहां पर मारा? लंका पर मारा। किसके साथ मिलकर मारा? हनुमान के साथ। कहां से आकर मारा? अयोध्या से आकर। किसके लिए मारा? सीता के लिए मारा। किससे मारा? धनुष से मारा। किसको मारा? रावण को मारा। तो देखिए हर जगह पर मैं उत्तर लिखता हूं। यहां पर अगर देखा जाए तो मैंने एक प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया? सबसे पहले क्रिया है मारने की, तो मारा। तो किसने मारा? तो आपने लिखा राम। कहां पर मारा? आपने लिखा लंका। किसके साथ मारा? आपने लिखा हनुमान जी के साथ, हनुमान के साथ। किसके लिए मारा? सीता जी के लिए मारा। किससे मारा? धनुष से मारा, धनुष से।
किसको मारा? रावण को मारा। कहां से आकर मारा? अयोध्या से। तो आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 ये सब की सब क्या है? संज्ञा है। और यह क्या है? क्रिया है। ये सभी क्या है? संज्ञा है। और ये क्या है? क्रिया है। तो आप देखिएगा कि इन सब का संबंध क्रिया से है। इन सब का संबंध क्या है? क्रिया से है। इसीलिए मैंने लिखा है यहां पर, इसकी परिभाषा लिखी है, वाक्य में उपस्थित संज्ञा अथवा सर्वनाम का सीधा संबंध क्रिया से बताने वाले कारक कहलाते हैं। अब आप बोलोगे कि वाक्य में उपस्थित संज्ञा सर्वनाम का संबंध तो है, लेकिन कारक कैसे हैं? अभी उनके चिन्ह होते हैं। चिन्ह मतलब निशान, ठीक है। तो क्रिया के साथ संज्ञा सर्वनाम का सीधा संबंध कारक कहलाता है। दूसरे शब्दों में कहें कि कारक शब्द का शाब्दिक अर्थ है करने वाला, अर्थात क्रिया को पूरी तरह से करने में किसी न किसी प्रकार की भूमिका निभाने वाले जो संज्ञा और सर्वनाम हैं उनका संबंध बताएगा कि वास्तव में यह संज्ञा क्रिया से किस प्रकार से संबंधित है। उनको बताने का काम कौन करता है? कारक करता है। अब सोचिए, मैंने एक शब्द लिखा, सीता राम बात नहीं करती। सीता राम बात नहीं करती। अब आप बोलोगे समझ में नहीं आ रहा। सीता राम से बात नहीं करती, केवल इससे का प्रयोग कर कर आपने क्या कर दिया? वाक्य को अर्थपूर्ण कर दिया। अब क्रिया क्या है? बात नहीं करने की। किसने नहीं की? कौन नहीं कर रहा है? तो हमने बोला किसने यह कार्य नहीं कर रहा, तो किसने यह कार्य नहीं किया? सीता जी। ठीक है, किससे? तो राम जी से। कहने का समझ रहे हैं कि वाक्य में उपस्थित जब क्रिया का सीधा संबंध आपको वाक्य में उपस्थित जितनी भी संज्ञा है, सर्वनाम है, उसका संबंध जो प्रकट करता है वह केवल और केवल कारक होते हैं। चलिए पुनः समझते हैं इसको। अब आते हैं, जैसे मेरा नाम क्या है? कोई ना कोई नाम रखा है। मान के चलो मेरा नाम मोहन है, आपका श्याम है, किसी का राम है, किसी का गीता है, किसी का मीना है, किसी का घनश्याम है ना, किसी का गोविंद है, किसी का गोलू है, किसी का मोटू है। अब नाम है सारी चीजें। अब मैं जैसे गोलू को पुकारूंगा तो मोहन तो आएगा नहीं, कौन आएगा? गोलू ही आएगा। कहने का तात्पर्य है कि नाम पुकारने पर उसकी पहचान होती है। क्या होती है? पहचान। और उसकी पहचान क्या है? उसका नाम। मतलब जब आपने वह नाम पुकारा, ठीक है, तो वही व्यक्ति खड़ा होकर आएगा जो उसका नाम है। तो कहने का तात्पर्य है कि हमारे पास जो कारक हैं उनके अपने नाम हैं, उनके अपने क्या है? नाम है। ये कारक है, उनके नाम है। जैसे एक कर्ता है, एक कर्म है, एक करण है, एक संप्रदान है, एक अपादान है, एक संबंध है, एक अधिकरण है और एक संबोधन। ये अलग अलग घर में रहने वाले व्यक्ति हैं और इन सब के चिन्ह हैं जिससे उन्हें पहचाना जाता है। जैसे कर्ता का ने, कर्म का को, करण का से अथवा द्वारा, फिर संप्रदान का के लिए, अपादान से, संबंध का की के, रारी रे नानी ने, ठीक है, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे, हे और अरे, ऐसा है। अब इनके नाम हैं। तो आप ध्यान से देखिएगा, मैं इस वाक्य में पुकारूंगा। क्या पुकारूंगा? धीरे धीरे उसका उत्तर। तो मैंने कहा किसने मारा, ये क्रिया क्या है? क्रिया क्या है? मारने की है। क्रिया क्या है? मारने की है। अब आपने देखो, मैंने इससे प्रश्न किया किसने मारा, किसने मारा, प्रश्न किया, तो आपने कहा राम ने। फिर मैंने बोला, फिर क्रिया से प्रश्न किया किसको मारा, किसको मारा, तो आपने तुरंत उत्तर दिया रावण को। किसको? रावण को। फिर मैंने कहा किससे मारा, मतलब क्रिया करने के लिए उसने क्या प्रयोग किया, तो आपने कहा धनुष। किससे मारा? धनुष से मारा। फिर क्रिया से मैंने प्रश्न किया, ठीक है, किसके लिए मारा, तो आपने कहा सीता के लिए मारा। फिर मैंने कहा किससे मारा, अर्थात कहां से आकर। किससे आकर मतलब पहले कहीं और था। जैसे आप कक्षा आते हो तो घर से कक्षा आते हो तो घर लेकर थोड़ी ना आते हो। हनुमान जी जैसे बन गए, चलो कक्षा चलना है, पहले घर को ऐसे उठाए एक हाथ में, फिर कक्षा आए, कक्षा के बाहर रख दिया घर
और फिर आ गए, या घर को लेकर ही कक्षा के अंदर आ गए, आज मैं घर में बैठ के पढ़ूंगा, ऐसा तो है। तो घर को आपने वहीं छोड़ दिया। जैसे मोहन गाड़ी से आता है तो आने के लिए उसने साधन का क्या प्रयोग किया, गाड़ी का, लेकिन मोहन गाड़ी से गिर गया, तो से मतलब अलग होने का भाव। तो पहले कहां थे, अयोध्या में, अब कहां पर हैं, लंका में। तो कहां से आकर मारा, तो याद रखिएगा अयोध्या से आकर मारा। ठीक, फिर क्रिया से मैंने प्रश्न किया, किसके साथ मारा, का की के, तो किसके साथ, संबंध, तो हनुमान के साथ, हनुमान के साथ। कहां पर आकर मारा, लंका में या लंका पर मारा। अब देखिएगा, जैसे ही मैंने क्रिया से प्रश्न किया, ने का मतलब क्या है, कर्ता कारक। जैसे ही मैंने कर्ता को पुकारा, उठ के कौन आ गया, राम। तो इस वाक्य में राम क्या है, कर्ता है, अर्थात क्रिया को करने वाला है। कारक चिन्ह कर क्या रहे हैं वाक्य में, देखिए ये लिखा है राम, संबोधन के लिए प्रयोग हुआ, और तुम किसके लिए, राम के लिए, और इसके साथ क्या लगा है, ने, ये चिन्ह है। तो ये ने बता रहा है कि तुम क्या है, कर्ता कारक है। उसी प्रकार से मैं मारा, तो मैं पर, मैं किसके पास लिखा है, लंका के बाद, तो लंका क्या है, अधिकरण कारक। तो मैं जैसे ही प्रश्न करूंगा कि क्रिया से उनके नाम के साथ किसने मारा, राम ने मारा, तो राम क्या है, कर्ता कारक है। ठीक है, तुम कर्ता, राम के लिए प्रयोग। कहां पर मारा या कहां में मारा, तो लंका में मारा, तो लंका क्या है, अधिकरण कारक है। तो मैंने बताया कि लंका क्या है, अधिकरण। किसके साथ मारा, तो संबंध, क्या हो गया, संबंध, हनुमान जी क्या है, संबंध कारक है। कहां से आकर मारा, तो पहले अयोध्या में थे, अब लंका में, तो यह क्या है, अपादान है। ये क्या है, अपादान। किसने पहचान कराया, इससे ने। किसके लिए मारा, तो के लिए लिखा हुआ है, तो ये क्या है, सीता। सीता क्या है, संप्रदान कारक है। ये क्या है, संप्रदान कारक। फिर किससे मारा, क्रिया करने के लिए साधन क्या है, धनुष, तो धनुष क्या है, हमारा कर्ण कारक है। और किसको मारा, मारने से कौन निपट गया, रावण, तो यहां को लिखा है, तो ये क्या है, कर्म कारक है। कहानी इतनी सी है, बिल्कुल सिंपल सी। हम अभी तक रट रहे हैं, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, क्यों रटना भाई, इसको समझिए आप। क्योंकि आप जब वाक्य लिखेंगे तो आपको कारक चिन्हों का प्रयोग करना पड़ेगा, और कारक क्या है, इन सब में आप देखेंगे जितने भी इस वाक्य में संज्ञा हैं या सर्वनाम हैं, उनका संबंध सीधे क्रिया से है। और क्रिया से आप प्रश्न कर लो, किससे प्रश्न करेंगे, इनके जो चिन्ह दिए हुए हैं, ये चिन्ह दिए हैं। चिन्ह मतलब निशान और पहचान। ने किसकी पहचान कराता है, कर्ता की, को कर्म की, से या द्वारा करण की, संप्रदान के लिए। समझ में आ गया। तो हमारे पास में आ जाती हैं कारक के साथ साथ उनकी विभक्ति और उनके चिन्ह। तो उनको समझते हैं कि विभक्ति या परसक जिन प्रत्ययों की वजह से या कारण से कारक की स्थिति का बोध होता है, अर्थात कारक का बोध होता है कि भाई कौन सा कारक है, उसे हम विभक्ति कहते हैं। जैसे विभक्ति कितनी होती हैं, 7 होती हैं। विभक्ति कितनी होती हैं, 7। और कारक कितने होते हैं, 8। क्योंकि संबोधन कारक जो है हिंदी में कर्ता कारक के साथ प्रयोग किया जाता है। जैसे हे राम, संबोधन के लिए आपने क्या बोला, हे राम, तुमने, तो मैं राम को ही कह रहा हूं संबोधन के लिए। अरे लड़के इधर आओ, ऐसे मैंने बोला, तो अरे लड़के, अरे मोहन सुनो यहां, तो संबोधन के लिए आपने क्या किया, हे अरे का प्रयोग करते हो संबोधन। तो देखना ये 8वीं विभक्ति पहले प्रयोग हुई है, फिर पहली हुई है, फिर 8वीं, सॉरी पहली, चलिए, तो पहले 8वां आपने संबोधन के लिए प्रयोग किया, फिर प्रथम विभक्ति, फिर 7, फिर 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2 और फिर आ गया तुम धन्य हो 1। यही क्रम होता है विभक्तियों का, 8, 1, 7, 6, 5, 4, 3, 2, फिर आ जाएगा 8, 1, 2, ऐसे। संस्कृत में ऐसे ही लिखा जाता था, यह विभक्ति का क्या था, क्रम था। तो यहां समझें कि हमारे पास में विभक्ति कितनी है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय,
तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। केवल 7 विभक्ति होती है, लेकिन कारक कितने होते हैं? 8, क्योंकि संबोधन कारक को हम विभक्ति के रूप में नहीं पढ़ते हैं या इसे विभक्तियों में शामिल नहीं किया जाता, और इनके अपने चिन्ह हैं, इनको हम एक एक करके समझेंगे। अभी हमने ओवरऑल देखा, अब हम एक एक करके इनको समझते हैं। जैसे कर्ता कारक, क्या होता है कर्ता कारक? एक ही शब्द लिखूंगा, क्रिया को करने वाला, क्रिया को करने वाला। अर्थात वाक्य में यदि किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम से क्रिया को करने वाले का बोध हो जाए, भाई जो भी संज्ञा है ये सर्वनाम है, और आप क्रिया से प्रश्न करें, और प्रश्न किससे करेंगे? उसके चिन्ह से। भाई राम का नाम राम है तो राम करके पुकारोगे, मोहन बोलोगे तो मोहन आएगा, तो हमें उसके चिन्ह के, उसके नाम के साथ प्रयोग करना है। देखिए, संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया को करने वाले का बोध हो उसे हम कर्ता कारक कहते हैं। इसका कारक चिन्ह ने तथा कभी कभी इसका लोप भी देखने को मिलता है, अर्थात शून्य विभक्ति होती है। क्या होती है? शून्य विभक्ति या कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। उदाहरण के रूप में हम यहाँ पर चर्चा करते हैं, प्रश्न करते हैं इस क्रिया से। जैसे रमेश ने पुस्तक पढ़ी, तो पढ़ी क्या है? क्रिया है। अब मैं क्रिया से प्रश्न करूं, किस धन ने पुस्तक पढ़ने का कार्य किया, तो आपको उत्तर मिल जाएगा रमेश, और यहां देखो ने भी लिखा है, रमेश ने पुस्तक पढ़ी। दूसरा है सुनील खेलता है, तो खेलता है क्या है? क्रिया है। क्रिया से प्रश्न करते हैं, खेलने का कार्य किसने, किस धन ने किया? प्रश्न कर लिया, आपको उत्तर मिला, खेलने का कार्य किसने किया है? सुनील ने किया है या करता है। ठीक है। पक्षी उड़ता है किसने उड़ान भरी? पक्षी ने, तो पक्षी कर्ता कारक है। पत्र पढ़ रहा है, ठीक है, पढ़ा किसने पढ़ा? मोहन ने, नहीं लगा है। अब यहां पर नहीं लगा है, इसी को कहते हैं शून्य, अर्थात कारक चिन्ह का लोप हो जाना। सोहन किताब पढ़ता है, किताब पढ़ता है, किसने पढ़ने का कार्य किया? सोहन ने। यहां ने का क्या है? कारक चिन्ह का लोप है, तो इसे हम क्या कहते हैं? क्रिया को करने वाला अर्थात कर्ता। तो कर्ता कारक से क्या तात्पर्य है? वाक्य में संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से यह बोध हो कि क्रिया उसके द्वारा की जा रही है या उसने क्रिया की है, उसे हम कर्ता कारक कहते हैं। कर्म कारक, दूसरा है कर्म कारक, और पुनः एक शब्द लिखूंगा, क्रिया से प्रभावित। क्रिया से प्रभावित होने वाली संज्ञा अथवा सर्वनाम का रूप। किसी वाक्य में कोई क्रिया लिखी है, उस क्रिया को कोई करने वाला है, उस क्रिया को करने से यदि कर्ता के अलावा, ठीक है, जब कर्ता पे फर्क ना पड़कर किसी और पे फर्क पड़े, अर्थात जब कर्ता द्वारा क्रिया की गई और उस क्रिया का फल प्रतिफल किसी पर पड़ जाए, तो वही कर्म कारक होता है। जैसे अब मैं पढ़ा रहा हूं, और पढ़ाने से फल प्रतिफल किसको पढ़ा रहा हूं? तो मैंने कहा बच्चों को पढ़ा रहा हूं, तो मेरे द्वारा क्रिया की गई, फल प्रतिफल किसको मिल गया? बच्चों को। ठीक। मैं गया अपने एक दोस्त के साथ, देख रहा था कि कुछ लड़ाई हो गई, मैंने लड़ाई गया, देखा, सुलझाने की कोशिश की, किसी ने मुझे कुछ बोल दिया, मैंने उसको एक झापड़ मारा, तो कर्ता ने क्रिया की, और फल प्रतिफल किसको मिला? उसको। उसने मुझे मारा तो फिर कर्ता वो हुआ, और फल प्रतिफल किसको पड़ा? मुझे। तो वैसे ही, ठीक है, जैसे सुनील, ठीक है, उसने सुनील को पढ़ाया, किसने पढ़ाया? उसने, कर्ता ने। इस पढ़ने से किसको प्रतिफल मिला? देखो को लिखा है, तो आप क्रिया से प्रश्न पढ़े, किसको पढ़ाया? प्रश्न कर लिया, तो क्या मिल गया? सुनील। मोहन ने चोर को पकड़ा, ठीक है, तो पकड़ने की क्रिया हुई, किसने पकड़ा? मोहन ने पकड़ा, करता है। किसको? अब पकड़ने से पिटेगा कौन आगे चल के? चोर, तो किसको पकड़ा? चोर को। मीना मार खाती है, ठीक है भाई, मार खाती है, रोज उधम करती है, मार खाती है। किससे मार खाती है? किसने उसको मारा? नहीं पता, वाक्य में नहीं है, लेकिन किसको मार पिटी? मीना को। कौन पिटा? मीना पटी। तो दर्द किसको होगा? मीना को। मलहम कौन लगाएगी? मीना। तो यह क्रिया हुई, फल प्रतिफल किस पर पड़ा? जैसे मोहन आम
खाता है, ठीक है, या आम खा रहा है, जो भी है। तो मोहन ने क्रिया की, निपट कौन गया? आम। तो किसको खाया? आम को खाया भाई, निपट गया। तो को का प्रयोग करना है, क्रिया से प्रश्न करना है को के साथ। कविता पुस्तक पढ़ रही है। कौन पढ़ रहा है भाई? तो किसने पढ़ाई की? तो हमने किस धन ने, हमेशा क्या लिखना है? किस धन ने। क्रिया किसने की? कविता ने। तो आपने जैसे ही देखा कि कविता ने क्या कर दी, कविता ने क्रिया की, पढ़ रही है। अब पढ़ने से फर्क किसको पड़ेगा? कविता को तो पढ़ेगा, ठीक है, लेकिन पन्ने किसके, चैप्टर किसके कंप्लीट हो जाएंगे? पलटी जाएगी कौन? पुस्तक। तो किसको पढ़ा? पुस्तक को पढ़ा, ठीक है। गोपाल ने राधा को बुलाया, बुलाने की क्रिया हुई, किसने की क्रिया? गोपाल ने। लेकिन आया कौन? पैदल कौन चला? राधा। समझ में आ रहा है? तो यही लिखा है, संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप पर कर्ता द्वारा की गई क्रिया का फल प्रतिफल पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। इस चिन्ह को, इसका चिन्ह को होता है तथा इसका कभी कभी इसका लोप भी देखने को मिलता है। जैसे यहां पर दो जगह पे हम देखेंगे तो कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं है, तो उसे हम क्या कहते हैं? कर्म कारक। देखिए कर्म बड़ा आसान है, समझना आपको है, क्योंकि सकर्मक अकर्मक क्रिया यहीं से निर्भर करती है। आगे चल के हम क्रिया पढ़ेंगे तो क्रिया में हम सकर्मक अकर्मक क्रिया को पढ़ेंगे, है ना। तो आप ऐसे कभी प्रयास न करें कि कौन और क्या का, कौन क्या का उत्तर मिल जाए तो समझ लेना सकर्मक क्रिया और ना मिले तो अकर्मक क्रिया। ऐसे हम पर ये कह देना काफी नहीं है, ट्रिक है, कुछ हद तक काम कर सकती है, लेकिन आपको प्रश्न करना है किससे? क्रिया से। और क्रिया से यह प्रश्न करके आपको देखना है कि क्या इस क्रिया का फल प्रतिफल, ये इंगा लिख गया है, ला लिखना है, पकड़ा, ठीक। तो ये आपको देखना है, इस क्रिया है और क्रिया लिखी गई है, क्या इस क्रिया से प्रभावित होने वाला केवल कर्ता है या कर्ता के अलावा कोई और प्रभावित हो रहा है? तो जैसे ही कर्ता के को छोड़ किसी और पर फल प्रतिफल पड़ जाए, समझ लेना वह कर्म ही होगा। तो कर्म है, इसका मतलब है क्या है? कर्म कारक कहलाता है। चलिए अगला है हमारे पास करण। करण के लिए एक ही चीज लिखूंगा, साधन। साधन किसका साधन? जो क्रिया करने के लिए पूरी की जाए, है ना, या उसकी सहायता करे, क्रिया को पूर्ण करने के लिए जो हेल्प कर दे आपकी। मुझे लिखना है तो मुझे पेन की आवश्यकता पड़ेगी, तो कलम से लिखता है, तो लिखने की क्रिया हुई, उसको सहायता किसने प्रदान की? कलम ने। या मोहन ने डंडे से गाय को मारा, तो क्रिया करना है कौन सी है? डंडे से मारने की क्रिया। किससे मारा भाई? डंडे से मारा। तो क्रिया किसी ने की, किसी पर फल प्रतिफल पड़ा, लेकिन उस क्रिया को पूर्ण करने के लिए सहायता कौन प्रदान कर रहा है? यह महत्वपूर्ण है। जैसे रहीम खेलता है, तो रहीम कर्ता कारक है, लेकिन खेलने के लिए, क्रिया को पूर्ण करने के लिए उसने किसका? गेंद से। पुलिस ने चोर को डंडे से मारा, अब मारा है, क्रिया है, किसने मारा? पुलिस ने, कर्ता। किसको मारा? चोर को मारा, लेकिन मारने की जो क्रिया के लिए सहायता किसने प्रदान की? डंडे ने। उसी प्रकार से मीना गीत से बात कर रही है। अब गीत कोई क्या है? व्यक्ति है, या गीता होगा, है ना, नाम क्या होगा? गीता। या गीत से क्या कर रही है? बात कर रही है। तो क्रिया बात करने की है, किसने की? मीना ने की। माध्यम कौन बना? गीता। तो देखिए माध्यम दो हो सकते हैं, किसी वस्तु भी हो सकती है और कई बार व्यक्ति भी हो सकते हैं, है ना। तो छात्र पुस्तक से गृह कार्य करते हैं, तो गृह कार्य करने का काम कर रहा है, कौन कर रहे हैं भाई? छात्र। तो किसने क्रिया की? छात्रों ने क्रिया की। किससे क्रिया पूर्ण हो रही है? पुस्तक के सहारे से, ठीक है। मोहन साला जाता है, साल जाता है लिखा है, साला कर लेंगे इसको, है ना, ये क्या हो जाएगा? साल। अब साला जाने की क्रिया हो रही है, तो मोहन ने क्रिया की। क्रिया किसने की? मोहन ने। इस क्रिया को, साला जाने की क्रिया को पूर्ण करने के लिए, ठीक है, किसका सहारा लिया? बस का। अर्थात जैसे राम जी ने धनुष से मारा, किससे मारा? धनुष से। तो इसे हम कहते हैं करण कारक। जब किसी वाक्य में, ठीक है, संज्ञा अथवा सर्वनाम के रूप से आपको उसके साधन होने का बोध हो, उसे ही हम क्या कहते हैं? करण कारक। और इसका विभक्ति कारक चिन्ह से अथवा द्वारा का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं कर्ता कारक हूं, ठीक है, कि भाई शिक्षक ने, मां साहब ने, शिक्षक ने मोहन को पढ़ाया। किसको पढ़ाया? मोहन को पढ़ाया।
ठीक है भैया, अच्छी बात है। मोहन को क्या कर दिया, पढ़ा दिया। किसने क्रिया की, शिक्षक ने। किसको पढ़ाया, मोहन को पढ़ाया। अब आप घर पहुंचे, मोहन घर पहुंचा, उसने पूछा कि भाई हिंदी किससे पढ़ते हो, ठीक है, तो क्या प्रश्न किया, किससे हिंदी पढ़ते हो, तो हमने कहा भाई ठीक है शिक्षक से, या क्या बोला, शिक्षक से हिंदी पढ़ते हैं। अब आपने जो कर्ता कारक था उसको क्या बना दिया, माध्यम, साधन, है ना। तो इस तरीके से चेंज होते हैं क्या कारक, आप बदल सकते हो। अगला आता है संप्रदान। क्रिया जिसके लिए हो, एक ही शब्द लिखूंगा, पुनः क्रिया जिसके लिए संपन्न हो या की जाए, उसे हम क्या कहते हैं, संप्रदान कारक। अर्थात जब वाक्य में कोई ऐसी संज्ञा हो या सर्वनाम, है ना, मोहन पूजा के लिए पुष्प लाता है, क्या लिख दिया मैंने, मोहन पूजा के लिए पुष्प लाता है। अब देखो क्रिया क्या हो रही है, पुष्प लाने की क्रिया हो रही है। किसको ला रही है, पुष्प को लाया जा रहा है, तो पुष्प क्या है, कर्म कारक है। क्रिया किसने की, मोहन ने, तो मोहन कर्ता कारक है। ठीक, अब यहां पे क्या है, पूजा है। अब पूजा कोई लड़की नहीं है ना, मत एक मैं इसको काट दूं, मैं लिख दूं पूजन के लिए, ठीक है। तो पूजन के लिए क्या लाना है, तो पुष्प लेकर आ रहा है, के लिए, तो इस क्रिया को किसके लिए संपन्न किया गया है, पूजन के लिए। क्रिया किसने की, मोहन ने। लाया किसको गया, पुष्प को, बेचारा कहां था, पेड़ में। उससे पूछे कि चलोगे घर, उन्होंने बोला नहीं 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 जाऊंगे, अरे हट, तोड़ा। कर्म की नहीं चलती है, कर्म पर केवल क्रिया का फल प्रतिफल पड़ता है। बेचारे की इच्छा नहीं थी, है ना, बेचारी की इच्छा नहीं थी। आप सुने हो ना, पुष्प की अभिलाषा, चाह नहीं मैं देवों के सर, चढ़ू भाग्य पर खिलाऊं। तो इस पुष्प की इच्छा नहीं थी बेचारे की, फिर भी इसको तोड़ लिया गया, क्योंकि उसकी नहीं चली। जैसे मेरी इच्छा नहीं है बिल्कुल पिटने की, लेकिन पब्लिक ने खूब मारा, मान के चलो, मार दिया भाई। मैंने कहा नहीं मारो नहीं मारो, तो कर्म की कभी नहीं चलती है। आम ने कहा था मुझे हाथ जोड़ के मत खाओ, अपन ने डकार गए, काटा बढ़िया, खा गए। कर्म की नहीं चलती है, कर्म पर केवल क्रिया का फल प्रतिफल पड़ता है। कर्ता ने क्रिया की, मोहन ने, बेचारा टूट गया, लेकिन किसके लिए, पूजन के लिए। तो जब आपको वाक्य में आपको संज्ञा और सर्वनाम का ऐसा रूप का बोध हो और आपको समझ में आए कि क्रिया उसके लिए संपन्न की जा रही है, वही संप्रदान कारक होता है ना। तो इसका जो कारक चिन्ह है वो के लिए है, पर कई बार कर्म कारक की जो विभक्ति को है उसका भी प्रयोग देखने को मिलता है, लेकिन इस को का प्रयोग होगा के लिए के संदर्भ में। किसके लिए, के लिए के संदर्भ में प्रयोग किया जाएगा। कैसे, उदाहरण के रूप में पहले इनको देख लें। हम पढ़ने के लिए स्कूल जाते हैं, ठीक है, क्रिया हो रही है, हम बहुवचन में, कर्ता ने ये क्रिया की, किसके लिए, पढ़ने हेतु। माँ बेटे के लिए सेब लाई, अब सेब लेकर आई माँ, किसके लिए लाई, बेटे के लिए, ठीक है। चिड़िया बच्चों के लिए दाना लाती है, ठीक। अब को का प्रयोग देखो, ध्यान से देखिए, यहां बच्चे रो रहे हैं, है ना, दीदी के भाई के बच्चे हैं छोटे छोटे। मम्मी ने कहा बेटा चल खड़े हो, निठल्ले नाकारे हो, खड़े हो, जाओ बच्चों को खिलौने दिला दो। तो आपने क्या किया, बच्चों को खिलौने ला दो। उन्होंने क्या बोला, बच्चों को खिलौने ला दो। अब ये खिलौने कहाँ थे, दुकानदार के पास। किसके पास थे, दुकानदार के पास। दुकानदार के पास से खिलौने ने कहा हाथ जोड़ के, साहब मत ले जाओ। ने कहा चलो, आपने खरीदे, पैसे दिए, ले आए, बेचारी की नहीं चली। तो पहले खिलौना कहाँ था, दुकानदार के पास, अब कहाँ है आपके पास, फिर कहाँ चला जाएगा, बच्चे के पास। तो आपने खिलौने को दिया, क्या दिया, खिलौनों को लाया, खिलौने लाए आपने, तो इनको लाया गया, ये कर्म है। अब देखो बच्चों को लाया, अब बच्चों को थोड़ी ना उठा के लेके आए हो, बच्चों के लिए लाया है। खिलौने किसके लिए लाए गए हैं, बच्चों के लिए, इसलिए को का प्रयोग तो हुआ है, लेकिन किसके संदर्भ में, के लिए के संदर्भ में। उसी प्रकार से मामा घर पे आए, मामा को पानी ला दो। माँ ने कहा
कि बेटा मामा बैठे हैं, जाओ मामा को पानी ला दो। अब मामा को पानी लाओगे कि मामा के लिए पानी लाओगे? यदि मामा को पानी ला रहे हो तो मामा को उठाओ, है ना, और मामा को पानी में डाल दो। तो मामा को पानी दे दिया आपने, समझ में आ गया? अब आपने क्या किया, एक गिलास उठाया, मटके फ्रिज से निकाला, बेचारा पानी पहले मटके में था या बोतल में, फिर गिलास में आया, गिलास से उठाया, फिर मामा को दिया, मामा ने उठाया पी लिया। पानी की एक नहीं चली। तो आपने पानी को लाया अर्थात कर्म को लाया। तो पानी यहां पर क्या है, कर्म है, और कारक चिन्ह का लोभ है। किसके लिए पानी लाया? तो मामा के लिए पानी लाया, ना कि मामा को पानी लाया। तो यहां पे को का प्रयोग हुआ तो है, लेकिन किस संदर्भ में हुआ है? के लिए के संदर्भ में इस को का प्रयोग हुआ है। तो इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा, है ना, इसका ध्यान आपको रखना पड़ेगा कि कब वह को का प्रयोग के लिए के संदर्भ में हुआ है। अगला है अपादान कारक। अपादान का मतलब क्या होता है? पृथक होना। क्या हो जाना? पृथक, पृथक्करण का भाव, अलगाव होना। मीना मोहन से बात नहीं करती। अब मोहन से बात करती है कि नहीं करती? नहीं करती। पहले करती थी। मोहन से बात करती है और मोहन से बात नहीं करती, करण से नहीं, अपादान। मीना सोहन से अलग रहती है, तो से करण से नहीं, अलग रहती है, मतलब अलग होने का भाव। राम गाड़ी से आता था और गाड़ी से गिर गया। तो गाड़ी से आता था, करण से आता था, गाड़ी से गिर गया मतलब गाड़ी रोड में, हम भी रोड में, दोनों अलग। मीना बस से आती थी और बस से कूद गई, है ना। तो पहले बस से आ रही थी करण से, फिर बस से कूद गई। बस अपनी जगह जा रही है, मीना सड़क में। पृथक्करण, अलग होने का भाव। राम जी पहले अयोध्या में थे, फिर कहां पहुंच गए? लंका में। तो अयोध्या से आकर अलग होने का भाव। देखिए, वाक्य में उपस्थित संज्ञा अथवा सर्वनाम के बीच पृथक अर्थात अलग होने का भाव का बोध हो, अपादान कारक कहलाता है। इसका कारक चिन्ह करण कारक की भांति से होता है, किंतु करण कारक में साधन के रूप में और अपादान में अलग करने के भाव में प्रयोग में लाया जाता है। अब कई जगह कंफ्यूजन हो जाए तो आप से की जगह द्वारा रखने का प्रयोग करें। यदि वह करण कारक है तो थोड़ी बहुत त्रुटि होगी, किंतु द्वारा रख जाएगा। वाक्य की थोड़ी प्रकृति बदल दें, है ना। तो करण की जगह में आप से की जगह क्या कर दें? द्वारा रख दें। और द्वारा रखने पर वाक्य अशुद्ध ना हो तो समझ जाइएगा कि वह करण कारक है। अन्यथा केवल से रखने पाए और अलग होने का भाव हो, अलगाव प्रस्तुत हो, प्रकट हो, तो वह क्या है? अपादान कारक है। बड़ा ही आसान है। जैसे वृक्ष से पत्ता गिरता है, तो पत्ता पहले कहां था? वृक्ष में, अब जमीन में। राहुल के हाथ से फल गिरता है या गिर गया, पहले फल कहां था? राहुल के हाथ में था, अब जमीन पे है। लड़का छत से गिर गया, लड़का पहले छत पे था, अब कहां है? जमीन में। आसमान में पहले बूंद कहां थी? आसमान में, अब गिर गई तो पृथक हो गई। मीना बस से कूद गई, पहले बस में थी, अब कूद गई। कहने का मतलब यह है अपादान कारक हमेशा पृथक्करण, अलग होने का भाव देता है। ठीक है, चलिए अगला है संबंध कारक। संबंध कारक कहने का मतलब है जब दो संज्ञा सर्वनामों के बीच में हमको संबंध बताना हो। और ये बहुत अच्छी चीज है, यहां पर की का प्रयोग है। देखिए कई बार पूछा जाता है ये की का प्रयोग है और एक की का प्रयोग आप ये करते हो, इन दोनों में अंतर है। ये दो संज्ञा सर्वनामों के बीच में संबंध बताने का काम करता है और ये किन्हीं दो उपवाक्यों को, वाक्यांशों को या कथनों को जोड़ने का काम करता है। ये समुच्चय बोधक है और ये संबंध बोधक कारक है। याद रखिएगा कि अगर कोई क्लॉज लिखा है और फिर दूसरा क्लॉज लिखा है, इसके बीच में लिखी जाती है छोटी की। दो वाक्यांशों या उपवाक्यों को जोड़ने के लिए आप छोटी की का प्रयोग करते हो, है ना। अंग्रेजी में कंजक्शन कहेंगे इसको, है ना, या हिंदी में हम क्या कहेंगे? समुच्चय बोधक। क्या कहेंगे? समुच्चय बोधक कहेंगे। लेकिन ये की क्या है? ये की है संबंध कारक। जब दो संज्ञा अथवा सर्वनामों के बीच में संबंध स्थापित करना हो, ठीक है, उसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। बहुत छोटी सी बात है लेकिन बहुत बड़ी बात है ना। चलिए अब आ जाते हैं। तो
तो याद रखिएगा, अगर अंग्रेजी में कहूं तो इस की का प्रयोग अंग्रेजी में ऑफ के संदर्भ में होता है और इस की का प्रयोग आप दैट के रूप में करते हैं, ये भी आप जान लें। ठीक है, तो चलिए आगे आ जाएं। तो संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका दूसरी किसी अन्य संज्ञा अथवा सर्वनाम से संबंध प्रकट हो, है ना, ऐसे कारक संबंध कारक कहलाते हैं। इसके कारक चिन्ह का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने होते हैं। ठीक, अब का, की, के जैसे राम का, राम की, राम के, राम का भाई, राम की बहन, राम के मित्र, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और बहुवचन। ठीक, उसी प्रकार से कुछ सर्वनाम में भी इसका प्रयोग होता है, जैसे उस का, उस की, उस के, उनका, उनकी, उनके। अब आ जाते हैं रा, री, रे तीनों का। तो जैसे तुम, हरा, या मेरा, मैं से बना मेरा, मेरी, मेरे, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, हमारा, हमारी, हमारे। अब ये ना, नी, नी, तो दो चीजें और समझ लें यहीं पे। जैसे आप दो जगह प्रयुक्त होता है सर्वनाम में, मैंने आपको बताया था, एक आप ये है, एक क्या है मध्यम पुरुष, एक क्या है निजवाचक। दोनों पढ़ाया है मैंने बहुत अच्छे से, एक मध्यम पुरुष और एक निजवाचक। अब देखिए मध्यम पुरुष आपका, आपका सामने वाले का, आपका, आपका भाई बहुत बुरा है, आपकी बहन बहुत होशियार है, आपके मित्र बड़े अच्छे हैं। तो आपका, आपकी, आपके। यहां देखो निजवाचक में अपना, अपनी, अपनी। अरे ये तो अपना भाई है, निजवाचक अपना भाई, ये अपनी बहन है, ये अपने मित्र हैं। तो देखिए यहां पर आप और यहां पर आप दोनों हैं, तो मध्यम पुरुष में बनता है का, की, के से, और निजवाचक में बनता है ना, नी, ने से। इसीलिए मैंने इनको लिखा है कारक चिन्हों को। और ऐसे ही निर्माण होता है क्या अन्य सर्वनामों का। अन्य सर्वनामों का निर्माण हम केवल और केवल कारक के साथ में ही करते हैं, विभक्ति कारक चिन्ह के साथ में, एक वचन, बहुवचन और स्त्रीलिंग पुल्लिंग के अनुसार। तो चलिए संबंध कारक को समझ लें। जैसे राहुल और किताब दो संज्ञा है, बीच में क्या लगा दी कि सुनीता और घर दो संज्ञा है, बीच में क्या लगाया का। तो राहुल की किताब, सुनीता का घर। ठीक है, उनका भाई, अब उन क्या है अन्य पुरुष के लिए, धन क्या जोड़ा का, और फिर क्या है भाई। तो उन सर्वनाम के साथ आपने संयुक्त रूप में क्या बना लिया उनका, तो यहां पे भी क्या बना है संबंध कारक। तो इसे ही हम क्या कहते हैं संबंध कारक कहते हैं। ठीक है, चल आगे बढ़ें। उसके बाद आ जाता है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि आप अंग्रेजी में एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम पढ़ते हो, है ना। तो हिंदी में उसे कहते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। और अधिकरण कारक क्रिया का ही आधार होता है। क्या होता है क्रिया का आधार, और यही कारक आगे चल के क्रिया विशेषण को सपोर्ट करता है, मदद करता है उसका पूर्ण रूप से समुचित परिचय देने के लिए। और कई बार संज्ञा शब्दों के साथ में जुड़कर यह क्रिया विशेषण का काम भी करता है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्या है अधिकरण कारक, तो मैंने लिखा क्रिया का आधार। वह समय हो सकता है, अवसर हो सकता है, या स्थान हो सकता है। मोहन समय पर नहीं आया, समय पर, मोहन समय
पर नहीं आया। तो ना आने की क्रिया हुई, क्या होनी, नहीं आने की क्रिया संभव हुई, किस पर, समय, संज्ञा है, उसके बाद क्या जोड़ा, पर, समय पर। घर पर मां है तो मां होने का कार्य कहां पर है, घर पर, अधिकरण में पर। घोंसले में चिड़िया है तो चिड़िया है किसमें, घोंसले में। सड़क पर गाड़ी खड़ी है क्या, गाड़ी कहां पर खड़ी है, अधिकरण में पर। पंखा घूम रहा है कहां पर, छज्जे पर। शिक्षक पढ़ा रहा है कहां पर, कक्षा में, कक्षा पर। बच्चे बैठे हैं कहां पर, कुर्सी में, अधिकरण में पर। मां साहब ने चश्मा लगाया कहां पर, अधिकरण में पर। किसी ने बाले पहने कान में, कहां, अधिकरण में पर। क्रिया का आधार ही क्या कहलाता है, अधिकरण कारक कहलाता है। क्रिया का आधार है ना, क्या कहलाता है। जैसे राम जी ने रावण को मारा कहां पर, लंका में या लंका पर। तो दो प्रपोजिशन आती हैं, देखिए एक आती है में और एक आती है पर। बिल्कुल इसको ध्यान रखें, में और पर। में मतलब इन, पर मतलब ऑन। बस यदि मैं कहूं कि इस पेन को पोडियम पर रख दो तो पोडियम के ऊपर रखना, पोडियम में रख दो तो पोडियम में नीचे भी जगह होती है तो अंदर रख देना। अर्थात किसी के में कब लिखोगे आप, जैसे बच्चे खेल रहे हैं कहां पर, कक्षा में, क्योंकि कक्षा है और उसके अंदर खेल रहे हैं बच्चे। कक्षा में बच्चे खेल रहे हैं कहां, छत पर। तो छत क्या है, ऊपर है, तो छत पर। तो में और पर दो प्रपोजिशन इन और ऑन लगा देना, आपके कॉन्सेप्ट सही हो जाएंगे। देखिए दुनिया की कोई भी भाषा आपको अगर सीखना है तो 3 महीने का समय लगता है, बशर्ते कि जिसमें आपको स्वप्न आते हैं, अर्थात जिसमें आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है। भाई कितने भी इंग्लिश मीडियम से पढ़े हो आप, सपने अगर किसी व्यक्ति को हिंदी में ही आ रहे हैं, इसका मतलब उसका कम्युनिकेशन सबसे बेहतर किसमें है, हिंदी में। आप उसका ग्रामेटिकल पोर्शन आप ठीक कर लीजिए, आप दुनिया की कोई भी भाषा केवल 3 महीने में सीख सकते हो। अभी लास्ट कक्षा में मैं एक कॉन्सेप्ट, जिरंड का कॉन्सेप्ट मैं डिस्कस कर रहा था संज्ञा पढ़ाते समय, वॉकिंग स्टिक। हमें दिमाग में आता है यार ये तो वर्ब लिखी है, ये वर्ब क्यों है भाई, हिंदी में उसे क्या बोलते हैं, चलने वाली छड़ी। दादा ने कहा चलने वाली छड़ी लिया, तो ये एक फ्रेज हो गया, ये क्या हो गया, एक पदबंध हो गया, जिसको हमने प्रयोग किया किसी संज्ञा अर्थात नाउन को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो इसलिए अंग्रेजी में कहते हैं आईएनजी फॉर्म का नाउन की तरह यूज होना, उसे कहते हैं जिरंड का कॉन्सेप्ट। बड़ा आसान है, आप हिंदी में समझ लो भाई। अभी सकर्मक अकर्मक क्रिया आपको समझ में नहीं आती, क्यों नहीं आती, और अंग्रेजी में जाके आप ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब पढ़ते हो, फिर गलती करा बैठते हो। हिंदी में समझ लो ना सकर्मक अकर्मक क्रिया क्या है, बहुत अच्छे से। प्रपोजिशन समझ में नहीं आती, अरे हिंदी में समझ लीजिए संबंध बोधक क्या है, आपको अंग्रेजी में अपने आप बनने लगेगी, क्योंकि आपका कम्युनिकेशन बेहतर हिंदी में है, तो आप हिंदी में समझिए उसको, ठीक है। तो अधिकरण कारक अर्थात क्रिया का आधार, अधिकरण कारक से क्या तात्पर्य है, क्रिया का आधार बन जाए जो, वह समय भी हो सकता है, किसी अवसर भी हो सकता है, या फिर मैं कहूं कोई स्थान भी हो सकता है। ये तीनों अधिकरण कारक बनते हैं और इसके लिए कारक चिन्ह में का और पर का यूज करते हैं, ठीक है। अब एक शिक्षक महोदय पढ़ा रहे थे, नाम नहीं लूंगा, अब वो कहते हैं कौन और क्या से प्रश्न करो, चिड़िया आकाश में उड़ती है, और फिर लिखा चिड़िया उड़ती है, ठीक है। सकर्मक क्रिया और कहते हैं अकर्मक क्रिया। किसको उड़ती है, आकाश को उड़ती है। अरे भाई पागल हो क्या, कैसे उड़ेगी, कैसे उड़ेगी आकाश को, आकाश को उड़ेगी तो को का अर्थ क्या होता है, को का अर्थ होता है कर्म, को का अर्थ क्या होता है, कर्म होता है, और कर्म से क्या तात्पर्य है, क्रिया से प्रभावित होने वाला। तो देखिए प्रश्न करते हैं, उड़ती है, किसने उड़ान भरी, चिड़िया ने। चिड़िया क्या है, कर्ता कारक है, क्या है चिड़िया, कर्ता कारक। किसको उड़ी, आकाश को, अरे आकाश को नहीं उड़ी, आकाश में उड़ी, अधिकरण में उड़ी, क्या उड़ी, अधिकरण। और चिड़िया को उड़ने से आकाश को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यदि आकाश कर्म कारक है तो इस क्रिया से इसको फर्क पड़ना चाहिए, आकाश अगर कर्म कारक है तो नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा भाई। आसमान में चिड़िया उड़ रही है, चिड़िया के उड़ने से आकाश को कोई फर्क नहीं पड़ता है, फर्क पड़ेगा चिड़िया को, कर्ता कारक को।
और ये आकाश जो है वो कर्म कारक नहीं है, अधिकरण कारक है, कर्म है ही नहीं, अर्थात यह भी अकर्मक है और यह भी अकर्मक है। ठीक, तो कौन और क्या से प्रश्न करके अगर उत्तर मिल जाए तो सकर्मक अकर्मक बिल्कुल दिमाग से निकाल दो, ऐसा बिल्कुल नहीं है, हर जगह कॉन्सेप्ट काम नहीं करते हैं। चलिए आते हैं अंतिम, केवल संबोधन है, यह कोई विभक्ति नहीं है, केवल कारक चिन्ह है और हिंदी में इसे संयुक्त रूप में जब किसी को पुकारना हो, बुलाना हो, चिल्लाना हो और उसके नाम के साथ में कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे हे अरे रे नृप बालक, है ना, रे नृप बालक कहते हैं। परशुराम जी गुस्सा जाते हैं, लक्ष्मण कहते हैं अरे बहुत धनुष है ऐसी, हम तो खूब दौड़ी, हम तो क्षत्रिय हैं, कहते हैं हमारा काम ही है भाई, धनुष तो हम खेलते रहते हैं। बोलता है रे निप बालक, तो संबोधन के लिए क्रोधवश जब बोलते हैं तो रे का प्रयोग करते हैं, इसलिए रे क्रोध का सूचक है, संबोधन है लेकिन क्रोध का, है ना, हे अरे इस तरीके से हम प्रयोग करते हैं। जैसे राम लड़के, तो विस्मयादि बोधक चिन्ह का भी हम प्रयोग करते हैं, तो इन्हें हम कहते हैं क्या, संबोधन कारक। तो अब आगे की कक्षा में एक छोटा सा, जब भी मैं आपको आगे जब क्रिया पढ़ाऊंगा तो क्रिया पढ़ाने के साथ साथ मैं एक बार इसमें चर्चा कर लूंगा कि सर्वनाम और कारक को मिलाकर हम कैसे अन्य सर्वनामों का निर्माण करते हैं, उसके बारे में भी चर्चा कर लेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, क्लास पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मेरा उद्देश्य केवल इतना है कि हिंदी को लेकर जहाँ पे भी प्रश्न आते हैं आपके मन में कोई भी संशय न रहे, बिल्कुल निःशुल्क रूप से आपको मिल रही हैं कक्षाएं, आप लीजिए। MPPSC मेंस हो, पेपर नंबर 5 और 6 दोनों की बात मैं कर रहा हूँ, आपको सारे वीडियो मिलेंगे और ये बहुत महत्वपूर्ण है ताकि आप आगे चल के तत्पुरुष समास को अच्छे से बना सके, बहुत सारी जगह पे ये काम आता है ना। तो कारक की क्लास को आप मिस ना करें। साथ ही साथ आप नेट JRF असिस्टेंट प्रोफेसर है, बहुत जल्दी साहित्यिक दृष्टिकोण से उनके भी वीडियो में लेकर आ रहा हूँ। तो आप वर्ग 1 की तैयारी कर रहे हो, वर्ग 2 की या वर्ग 3 के लिए, तब भी आप क्या कर सकते हैं, आराम से यहाँ से ग्रामेटिकल पोर्शन तो हो रहा है, व्याकरण तो आपकी हो रही है, साथ में साहित्यिक दृष्टिकोण से भी जो भी नेट का सिलेबस है, वर्ग 1 का, वर्ग 2 का और वर्ग 3 का सिलेबस है, मैं वो कंप्लीट कराऊंगा निःशुल्क। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत।